इंटेलेक्चुअल लोग भी कैबिनेट में कम पाए जाते हैं। ये आप जान लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह है, और जो कहा जाए हमारे यूथ हैं, जो युवा वर्ग हैं, ये अभी भी सलाह अच्छे देते हैं, पर मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मेजर जो चेयर पे बैठा हुआ है वो इनकी सलाह को लेते हैं, परंतु वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं कि अगर ऐसा क्या बेनिफिट, उनका फायदा देखते सर अगले चुनाव में क्या होगा। तो सर ये गलत है ना सर इसका इलेक्शन होगा, मतलब टारगेट गलत है, लेकिन पॉलिटिकल मोटिव तो यही है सर, हंसा यही होता है सर। सर तो इससे बेटर यही है ना सर ये चीज, सर ये चेंज कैसे हो सकता है, अगर जैसे अगर चेंज लाना चाहें सर, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना चाहिए कि सर कुछ ऐसा वो तो अमेंडमेंट के थ्रू होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में सर। कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, और पार्लियामेंट हमेशा रहेगी, वो पॉलिटिकल पार्टीज की पार्लियामेंट होती है, और पॉलिटिकल पार्टी अपने नेगेटिव रोल के लिए कोई ऐसा अमेंडमेंट देखिए लोकपाल बिल आता रह गया। आप कौन सी पार्टी की फेवर करेंगे? कोई पार्टी ऐसी नहीं है, जो भी सत्ता में पार्टी आती है वो अगले अपना बेस बनाने में लग जाती है, क्यों ऐसा अमेंडमेंट करेंगे? सर अगला चुनाव में जीतना है, ऐसे नहीं हो जाए। बात को समझ रहे हैं? तो ये सर लास्ट ईयर का बेरोजगारी का जो डाटा था वो सरकार से मांगा गया, WHO और कुछ वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो इस गवर्नमेंट ने ना तो जो हमारी CBA डीजेज हैं उनका डाटा अभी तक दिया है 2018 के बाद, जैसे एड्स के काउंसलर इत्यादि रखे जाते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, और जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उसको ये दिखा नहीं रहे हैं। और अभी इस साल उन्होंने डाटा को ये आगे अभी जो आने वाले टाइम पर उस पोर्टल को डिलीट करने जा रहे हैं। ये गुप्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, ताकि बाहर के लोग ये जान ही ना पाए कि यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और उनको रोजगार देने के लिए ये बाध्य भी नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग दिखाई नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग चीजों को नहीं जानते, हम कैसे चीजों को खंगाले, उस आधार पे कुछ कोई बोल ही नहीं पाएगा, और आत्मनिर्भरता की तरफ बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम उधार लो और अपना काम करो जाके, ये बोल रहे हैं बस। आप लोग अपना जो स्पीच बोल रहा है अपना ऑडियो वीडियो भी ऑन कर लिया, जिससे कि समझ में आए, ठीक है, कौन बात कर रहा है। चलिए, तो बात तो सही है। यहाँ पर क्या हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ कह रहे थे फैजान? कुछ नहीं सर, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मेन हमारे सत्ताधारी हैं वो कभी भी अपने एस्पेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। वो अपनी वैचारिकी को जिस दिन बदलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी उनको करने नहीं देगी, उनका जो समूह है पॉलिटिकल अपना बेस बनाए रखने का, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? वो क्यों अपने लिए ऐसा एक्ट लाएंगे, ऐसे पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाएंगे जो उनकी पार्टी को या किसी भी आने वाली पार्टी को नुकसान दे? क्योंकि आज अगर भाजपा है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, तो कल क्या कांग्रेस आएगी तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या समाजवादी या कोई अन्य तीसरा विकल्प आएगा सेटिस्फाइड हो जाएंगे? वो तुरंत ही अपने बेनिफिट, अपने आने वाले समय के लिए पार्टी को समीकरण बनाने में लग जाएंगे। अब भारत में जो चीज लोग पसंद करते हैं उसी को लागू करना चाहेंगे। अब भारत में लोग कम्युनिटी भाव के साथ प्रेरित हैं, जाति भाव बहुत भरा हुआ है, तो वो ये कास्टिज्म है, कम्युनिज्म है, ये इतना प्रेरित है कि वो जाहिर सी बात है अपने रीजन, अपने रिलीजन के लिए वोट करने लगते हैं। तो फिर लोग पॉलिटिकल पार्टीज भी सोचते हैं कि भाई हमें वोट कहाँ से मिल रहा है, हमें वोट ये मिलेगा कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दारू की व्यवस्था कर दी जाएगी अगर, तो हमें वोट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है वो दारू कभी नहीं ब्लॉक करेंगे। अगर हिंदू धर्म के ज्यादा लोग हैं तो हिंदू धर्मावलंबी लोगों को हिंदू के भाव वाले से ले लो ताकि वो हमें वोट कर दें। तो ये वोट की नीति कैसे खत्म हो सकती है? लोग ही नहीं बदल सकते जब इतनी जल्दी है, तो ये चीज इतना इजी नहीं है कि हम लोगों को चेंज कर दें। और सब कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, आप भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाओगे तो आप भी अपने पार्टी फेवर की बात सोचोगे, पार्टी क्या चाहता है, पार्टी के बेनिफिट के लिए ठीक रहेगा, मंदिर बनेगा तो बेनिफिट होगा। सोचिए, आप ऐसे ही सोचेंगे, लोगों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक डेमोक्रेसी ओरिजिनलिटी में नहीं आ पाएगी, ये आप जानना। और सर सबसे नॉर्मल एग्जांपल दूं सर जो हमारे घर में मेड आती है काम करने, सर हमें काम भी करवाना है लेकिन उनसे पूछना क्या है, उनकी जात। हाँ सर,
सर हम लोग जो काम करवाते हैं जिनसे, जो हमारी मेड होती है सर, सबसे नॉर्मल एग्जांपल है सर, जो हर घर में आप सुनेंगे सर, जितने भी डेवलप के, जितने भी पढ़े लिखे हैं सर, मैंने ऑब्जर्व किया है सर, वो करवाएंगे काम उनसे, लेकिन पूछेंगे क्या कि तुम्हारी जात क्या है। तो सर ये सबसे बड़ा नजरिया है, और यही सब कुछ बता देता है कि आप जितना भी पढ़ लें सर, मैटर नहीं करता, तो वो कितना भी हो जाए। भाई रियलिटी है, हम लोग अपने घर में देखते हैं, हमारे फादर, Yes, हमारे फादर, वो सब्जी लेना होता है तो पूछते हैं ये किस बिरादरी की, या कहते हैं मुसलमान से मत लो। रियलिटी है कि भाव भरा हुआ है, ये देख लो तू कौन सा है, किस कास्ट का है, ये चीज उनके फीलिंग्स में है। अब धीरे धीरे ये चीज देखिए, एक चीज बता दे, समय के साथ ये चीजें दूर होंगी। जैसे हम और आपकी सोच धीरे धीरे बदल गई, हमारी आपकी सोच हमारी अपने आने वाले जनरेशन द्वारा बदली जाएगी, और ये कुछ 1-2 जनरेशन के बाद जब हमारी सोच ऐसी क्लियर ट्रांसपेरेंसी वाली हो जाएगी, कास्टिज्म और रिलीजन के भाव से हम बाहर आ जाएंगे, तो हम फिर कंट्री के भाव से सोचेंगे, और कंट्री के भाव से भी नहीं सोचेंगे बल्कि यूनिवर्सल भाव से सोचेंगे। क्योंकि हमारी आपकी भाव अब ये नहीं है कि मेरा देश बल्कि मेरी दुनिया। भाई अगर एटम बम फट जाए और कल अमेरिका और नॉर्थ कोरिया युद्ध कर डाले तो उससे अमेरिका मर जाएगा, साउथ कोरिया नहीं मर जाएगा बल्कि पूरी दुनिया मर जाएगी। तो ना हमें अब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की दृष्टिकोण से सोचना है, और हमें ह्यूमैनिटी के विचारधारा से सोचना है। हमें ये सोचना है कि हम मानव हैं, मानव के दृष्टिकोण से सोचेंगे, ना कि हम हिंदू हैं और ना मुस्लिम हैं। इस सोच को बाहर निकालेंगे तभी होगा। ये धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी क्या है, हम क्रिटिक्स कर सकते हैं, हमारा अभी का क्या कार्य है, हम क्रिटिक्स करें, और हम सबसे अच्छी जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, आप प्रोफेसर बनोगे और आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंचोगे। मतलब आप सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो भी इस फील्ड से, जो टीचिंग की लाइन से जा रहे हैं। तो टीचर जब होता है, वो उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जो समाज सुधार कर सकता, क्योंकि एक दिन में आप हजारों लोगों को सही मैसेज दोगे, और एक अच्छा टीचर एक अच्छे स्टूडेंट को निर्माण करेगा, और ये अच्छे स्टूडेंट्स नए टीचर बनेंगे, और ये आने वाले अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, और यही अच्छे पॉलिटिशियंस बनेंगे। तो अच्छी सोच विकसित करने का काम हम आप कर सकते हैं। तो हमारी आपकी फील्ड में जो हम लोग लगे हैं, ये बहुत अच्छा फील्ड है, और इसमें आप अपने पुनीत कार्य के साथ लगे। बस ये है कि हमें और आपको सबसे ज्यादा फेस करना पड़ेगा। यस सर, अभी आपको तो इस बहुत ज्यादा में है, अभी आप इस ट्रांजैक्शन एरा में हमें फेस करना है बाहर भी, और अपने आप को भी स्थिर रखना है, क्योंकि हमें अगर इस माहौल के साथ बदल रहे, या इस माहौल के प्रभाव के साथ अपने आप को एसिमिलेट करने लगे, अकोमोडेट करने लगे, तब तो नुकसान होगा। अतः हमें अपने आप से ज्यादा मेहनत करना होगा, स्ट्रगल करना होगा वर्तमान के साथ, और अपने आप को बनाना होगा। हम जितना अधिक अपने आप को बना लेंगे, जितना अधिक अपने आप को सक्षम कर लेंगे, उतना बेहतर हम सोशल वेलफेयर के लिए सोच सकेंगे, और अपने स्टूडेंट्स को जागरूक कर सकेंगे। और हमारे स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में जाकर भी आगे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को परिवर्तित करेंगे, और धीरे धीरे ये देश बदलेगा। इतनी जल्दी बदलाव नहीं हो पाएगा। सर आप मुझे जेआरएफ की याद दिला दिए सर। पंकज अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, सो आप शाम को कॉल कर लीजिए, ठीक है, 8 बजे तक। ओके, हाँ 8 बजे तक। तो बात तो क्लियरली चला जाए, बहुत बातें हो जाएगी। आज आप लोग डिबेट ही करा डालेंगे, बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल के चोरी से उन लोगों का, मैंने काम लोगों ने कहा तुम लोग सब लोग जो है सो जाओ, रेस्ट करो, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ताकि मैं इससे भी क्लास ले लूं। तो लोग सो रहे हैं, तो लिखो पेपर्स। मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग क्रांतिकारी सोच वाले लोग हैं, और क्रांतिकारी सोच होनी चाहिए हमेशा। और ये जान लीजिए कि चमत्कारिक व्यक्तित्व, जो करिश्मेटिक पर्सन होता है, वो तभी उत्पन्न होता है जब समाज में स्ट्रगल होता है, समाज में समस्याएं होती है। और वर्तमान समाज में हम स्ट्रगलिंग सोसाइटी में गुजर रहे हैं, अच्छी सोसाइटी नहीं है, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, समस्या वाले दिन भरे हुए, बहुत मुश्किल चल रहा है। इसमें हमें बहुत क्रिटिक्स भरा हुआ है। समझिए, हमें सबसे बड़ा दुख होता है, नेट क्वालिफाइड करने के बाद 4 साल बीत जाता है, हायर की वैकेंसी यूपी में नहीं निकाली जाती, 5वां साल बीतने को जा रहा है। अब आप बताइए, 5 साल बीत जाए और आपने हायर की वैकेंसी नहीं निकाला, 4000 वैकेंसीज हो गई इकट्ठा। अगर आप हर साल 1000 वैकेंसी निकालते होते तो 1000 लोग तो नौकरी पाते होते, तो प्रमोशन होता वो 1000 लोगों का
तो देख कर अन्य लोग तैयारी करते पहुंचे, लेकिन 4 साल से लोगों का मन तोड़ दिया आपने। बिल्कुल ही उनको ये कह दिया कि वेट करते रहो। टेट में ही देख लीजिए क्या हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर केस चले जा रहे हैं। ऐसे मामले में जहां पे लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं लगाई जाती, क्यों इतना देर होता है, क्या कोर्ट क्यों नहीं अपना कार्य ठीक से कर रही है, तो डेट पे डेट लगा रही है। अभी विकास जो मर्डर केस हुआ, इसमें राजनीति है। होता है कि जुडिशरी अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर रही है, इसीलिए पुलिस ने ऐसा स्टेप उठाया और जनता भी इसको सहयोग दे रही है। इसका मुख्य कारण है जुडिशरी का फेलियर होना। जुडिशरी लाख अपनी पीठ दबा ले, लेकिन हम जुडिशरी का यहाँ फेलियर मान, समझते कि नहीं? यही बात क्लियर? यस सर। चलिए अब कुछ यस सर। और कुछ कहना हो, रुचि आप कुछ कहना चाहोगे? आप थोड़ा सा मणिपुर से हो, तो वहाँ के बाहर के, हम तो यूपी वाले लोग हैं, तो जरा मणिपुर विचारधारा भी देखने की क्या है। रुचि ऑडियो वीडियो ऑन कर लो, कुछ कहना है तो। आज वो नहीं आई ग्रेटर नोएडा, क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा कल तो मैसेज किया था कि कुछ दिक्कत है, क्लास नहीं ले पाए। चलो लगता है रुचि ना चली गई, ऑनलाइन क्लास का यही सुविधा होता है कि आप नहीं सर, वो उसका वो ऑफ है, म्यूट है। म्यूट भी है और मुझे लग रहा होगा तो हाँ म्यूट है। तो इसमें क्या पता व्यक्ति म्यूट करके चला जाता है इधर उधर कहीं कुछ काम निपटा किचन। यही तो फायदा है सर एक ऑनलाइन होने का। ऑनलाइन होने से हाँ, आप दिन भर क्लास ले सकते हैं, 24 घंटे क्लास चल सकती है। क्योंकि काम करते चलिए, किचन में भी मोबाइल रख लीजिए, चार्जर पे लगाए रखिए, पावर बैंक से लगाए रखिए और क्लासेस सब होती रहेंगी। चलिए बहुत डिबेट हो गया, मैं समझते अब डिबेट फुलफिल। नाउ कम टू द क्लास और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। स्क्रीन शेयरिंग पे चलते हैं। तो कल जो पढ़ाया था उसी को थोड़ा आज आगे रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल रिकॉर्डिंग भी मिस हो गया था और बहुत से लोग कल क्लास ले नहीं पाए थे। दिखाई दे रहा है? यस सर। नजर आ रही? ठीक। नमस्कार, तो चलते हैं आज स्टार्ट करते हैं इंडियाज ऑटो फ्यूल पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करने। भारत की जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड BSES भी कहा जाता है। तो भारत चरण उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए उत्सर्जन मानक हैं जो मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए बनाए गए। इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत मानकों और कार्यान्वयन की समय सीमा निर्धारित की जाती है। वास्तव में एक्चुअली आपने एक वर्ड सुना होगा, काफी समय से चल रहा है कि BS4 की गाड़ियां बिकेंगी, फिर इसके BS6, अभी तो अप्रैल 2020 से ये हो गया कि भाई BS6 स्टैंडर्ड की गाड़ियां आ रही है। जो पुरानी वाहन है बेसिकली 2 व्हीलर, वो बैन हो रहे हैं, बंद हो जाएंगे। इसी के तहत चलते हुए 2017 में अचानक एक बारगी जो है मार्च माह में एक स्कीम निकाली गई थी जिसमें एक्टिवा वगैरह सब बहुत अचानक चीप दाम में कर दिए गए और लगभग 2 से 4 दिन के अंदर ही ये बात घोषित कर दिया गया कि जो एक्टिवा है वो 30-35 हजार रुपए में, तो जाहिर सी बात है 60,000 की गाड़ियां 35,000 में तो लाखों की तादाद में बिकेगी। इस सब का कारण था भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, BS स्टैंडर्ड। अब ये है क्या? तो यूरोपीय नियमों के आधार पर इन मानकों को पहली बार भारत में सन 2000 में पेश किया गया था। तब से प्रगतिशील कड़े मानदंडों को लागू किया गया। मानदंडों के लागू होने के बाद निर्मित सभी नए वाहनों को विनियमों के अनुरूप होना पड़ता है, जिसके तहत अक्टूबर 2010 से
भारत स्टेज 3 मानदंडों को पूरे देश में लागू किया गया। 13 प्रमुख शहरों में अप्रैल 2010 से भारत स्टेज 4 उत्सर्जित मानदंड लागू हो गए और अप्रैल 2017 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। सन 2016 में भारत सरकार ने घोषणा की कि BS5 मानदंडों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन मानदंडों के लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था फ्यूल कंपनियों को, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था ऑटो एजेंसियों को। तो उन्होंने कहा भाई आप बीच बीच में इसे 2-2 साल 3-3 साल के दृष्टिकोण से कहते हो कि BS स्टैंडर्ड ये चेंज हो रहा है और बदल दिया जाए। इसका कारण था कार्बन एमिशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है। तो अंतरराष्ट्रीय मानक बनाया गया कि यूरो उत्सर्जन के दृष्टिकोण से, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड में यूरो और भारत में BS स्टैंडर्ड बोला गया, के दृष्टिकोण से कार्बन एमिशन की मात्रा को कम किया जाए। तो जितना कम से कम कार्बन एमिशन होगा उतना बेहतर एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट हमारा होगा। तो इस दृष्टिकोण से कार्बन एमिशन को कम करने के सिद्धांत के रूप में इन मानकों को की शुरुआत किया गया। अब जो गाड़ियां ऑलरेडी बन चुकी थी, जो गाड़ियां ऑलरेडी चल रही थी, तो उनमें एमिशन के स्तर के अनुसार इंजन को लगाया जाना मुश्किल था। तो ये हुआ कि भाई कुछ समय के बाद धीरे धीरे इन स्टैंडर्ड्स को चेंज करते चलेंगे और BS स्टैंडर्ड रैंक बढ़ाते हुए ये गाड़ियों को हटाते चलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो BS स्टैंडर्ड रैंक 1 को तो यूरो 1 ही कहा गया या इंडिया 2000 कहा गया। BS स्टैंडर्ड रैंक 2000 में लागू हुआ। उसके बाद BS स्टैंडर्ड जो है सेकंड यूरो 2 2001 से भारत में लागू हो गया। फिर धीरे धीरे 3 और 4 लागू हुआ। 5 की जब बात आती है तो उसे स्किप कर दिया गया। क्यों स्किप कर दिया गया? इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑटो एजेंसियों की कि लगातार आपको गाड़ी का मॉडल बदलना पड़ रहा है, इंजन में जो चेंजेस करना पड़ रहा है और इसकी वजह से भारी इंडस्ट्री को लॉस हो रहा था। तो सीधा एक अप्रेजल गया कि भाई प्रपोजल गया कि सीधा सीधा आप जो है BS स्टैंडर्ड 4 के बाद 6 ही लागू कर दें और इसको अपना लिया गया, जिसके तहत 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि कंट्री वुड स्किप द BS4 नॉर्म्स एंड altogether adopt the BS6 norm by 2020 और 2020 तक जो है BS6 स्टैंडर्ड लागू हो जाएगा। जरा हम हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से बात करें तो 15 नवंबर 2017 को सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों के विरोध के तहत ये किया गया था, इसको चेंज किया गया था। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से एक हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड जो है BS1 जो था वो भारत में इंडिया 2000 के नाम से जाना गया, जो यूरो 1 रेफरेंस था विश्व में, जिसे यूरो 1 कहा जाता है विश्व में, वो इंडिया 2000 जिसे हम BS1 भी कह सकते हैं, परंतु भारत में स्टार्टिंग में BS1 की जगह इंडिया 2000 नाम से इसे रखा गया था। सन 2000 में पूरे देश में लागू किया गया था और इससे ये हुआ था कि भारत में इस स्टैंडर्ड की गाड़ियां यानी कि इंजन के दृष्टिकोण से इंडिया 2000 इंडियन स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनाई जाएंगी। उसके बाद 2001 में सीधा BS2 प्रतिस्थापित हुआ, लेकिन 2001 में जब ये BS2 जिसको यूरो 2 के नाम से कहा जाता है प्रतिस्थापित हुआ तो ये प्रारंभ में नेशनल कैपिटल रीजन मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई इन शहरों में से लागू किया गया। उसके बाद 2003 यानी अप्रैल 2003 में ये पूरे NCR के साथ साथ 13 अन्य शहरों को लागू कर दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से पूरे देश में 2005 में अप्रैल 2005 में पूरे देश में BS स्टैंडर्ड सेकंड लागू हो गया और ये हो गया BS स्टैंडर्ड सेकंड 2005 से 2010 तक में पूरे देश में लागू रहेगा। 2010 के बाद इसको चेंज किया जाएगा, लेकिन BS स्टैंडर्ड थर्ड जो है वो NCR और 13 प्रमुख शहरों में 2005 से ही लागू कर दिया गया। उसके बाद नेशन वाइड रूप से 2010 में अप्रैल से लागू हुआ और इसके बाद BS स्टेज 4 जिसको यूरो 4 कहा जाता है वो 2017 से पूरे देश में लागू हुआ, जिसे लेकिन 2010 में ही NCR और 13 अन्य शहरों में लागू कर दिया गया। अब बारी थी BS स्टेज 5 जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया। BS स्टेज 5 को रोक दिया गया क्योंकि फ्यूल कंपनियों का कहना था कि भैया इसकी वजह से अनावश्यक लॉस हमें झेलना पड़ रहा है, तो BS स्टेज 5 रोक दिया गया। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपके लिए UGC नेट एग्जामिनेशन में या GS के पॉइंट ऑफ व्यू से कि BS स्टेज 5 कब से लागू हुआ? तो जाहिर सी बात है इसे स्किप कर दिया सरकार ने, इसके लागू ही नहीं किया गया।
तो ये BS स्टेज 5 जिसे यूरो 5 स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया जाता है विश्व में, तो उसे स्किप कर दिया गया और सीधा BS स्टेज 6 लागू हो गया जिसे यूरो 6 कहा जाता है, जो कि अप्रैल 2018 में पहले दिल्ली में, फिर सारे NCR में 2019 में और अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो ये BS स्टैंडर्ड के रैंकिंग दृष्टिकोण से मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो पेश किया, एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये था BS स्टैंडर्ड एमिशन रैंक। क्लियर? एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। BS स्टेज इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फुल फॉर्म भारत स्टेज एमिशन, इसको ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड एमिशन, ठीक है। और दूसरी बात BS जो 5 है वो स्किप कर दिया गया और 2020 अप्रैल से यानी इसी वर्ष से BS 6 अब लागू हो गए, यानी पूरे देश में BS 6 स्टैंडर्ड ही गाड़ी रन करेगी जिससे एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे। क्लियर रुचि? समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। अभी कहाँ चली गई थी आवाज भी? हाँ सर, हाँ। आवाज क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बड़ा छल होता है। नहीं सर, नहीं इस इंटेंशन से नहीं गए थे सर। पता चलता है कि आप कब कहाँ निकल गए, पता है। गुप्त बातें अभी नहीं बताएगा, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी शुरुआत करेंगे और वो है जल प्रदूषण। सो करते हैं। तो रिटर्न बैक, आप लोगों से आज जो मैं चर्चा करूंगा वो प्रमुख रूप से वाटर पॉल्यूशन पे चर्चा है, जो एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है। तो जल प्रदूषण क्या है? जल जीव मंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक माना गया है, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड इन बायोस्फीयर। एक तरफ तो ये सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पदार्थ है, तो दूसरी तरफ यह जीवमंडल में पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण में सहायता करता है। जल बिजली के निर्माण, नौका परिवहन, फसलों की सिंचाई, सीवेज का निपटान आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत की जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट करेंगे इसके प्रमुख रूप से, तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषक क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो अनवांटेड एलिमेंट हो, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। हर वो चीज जो हम ना चाहें ऐसा बदलाव होना ही प्रदूषण है। जल के प्रदूषण के संबंध में जल की स्थिति या जल की गुणवत्ता को कम करना ही जल प्रदूषण कहलाएगा। तो कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रदूषकों के स्रोतों के आधार पर। अगर हम पॉल्यूटेंट बेस्ड ऑन सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले औद्योगिक प्रदूषकों की बात होगी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट जल, रासायनिक प्रदूषक जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनियल, नाइट्रोजन आदि भारी धात्विक प्रदूषण पदार्थ यथा पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, कार्बनिक, रासायनिक, यौगिक, रेडियो एक्टिव और विशिष्ट आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री के अंतर्गत, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंतर्गत बहुत से वेस्ट जल में ड्रेन कर दिया जाता है। अब कोई एक केमिकल फैक्ट्री है, पता चल रहा है कि वो फैक्ट्री मेडिसिन बनाती है, बहुत से ऐसे तत्व जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, परंतु उसको क्या किया जाता है, उसको गार्बेज कर दिया जाएगा या तो उसको जल में मिला दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जल इजी है, जल से वो बह जाएगा और सफाई हो जाएगी, तो जल में उसको शामिल कर दिया गया। अच्छा तो है, सफाई हो गई, लेकिन वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, अब आप सोचिए पैरासिटामोल बनाने वाली जो कंपनी है, पैरासिटामोल ये एक दवा है, तो थोड़ा सा भी आप खाते हो तो आप तुरंत ठीक हो जाते हो, तुरंत आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तब उसको लेते हैं तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है।
अब अगर किसी पैरासिटामोल वाली केमिकल फैक्ट्री में वो पैरासिटामोल की मेडिसिन को बनाया गया और उसके बाद कंटेनर्स को साफ किया गया, तो फिर उसके तत्व काफी बड़े पैमाने पर वो सब नदियों में श्रावित हो गया। पहले तो वो जल के ड्रेनेज के थ्रू नलिकाओं से माध्यम से, नालियों के माध्यम से निकला और फिर नदियों में श्रावित हो गया और नदियों से जाकर मिक्स होते होते समुद्र में चला गया। तो उस स्थान पे सफाई हो गई, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे कण थे उस मेडिसिन के, अब जीव जो समुद्र के अंदर, जल के अंदर हैं, नदियों के अंदर हैं, वो उनका स्राव करेंगे, यानी उनका सेवन करेंगे और उससे उनको नेगेटिव प्रभाव मिलता है। छोटे छोटे जीव तो ऐसे ही मर जाते हैं, वो कहाँ शिकायत करने आएंगे, लेकिन इससे हमारे जो इकोसिस्टम है, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो प्रभावित होता है। अब छोटे छोटे अगर जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अगर जल में मर गए तो उन पर आश्रित छोटी छोटी मछलियां वो मर जाएंगी। अगर छोटी छोटी मछलियां मरेंगी तो उन पर आश्रित बड़ी मछलियां वो मर जाएंगी, और मछलियों के मरने से या बड़े जानवरों को मरने से समुद्र के किनारे गंदगी जमेगी, समुद्र के किनारे गंदगी जमेगी तो वो सड़न उत्पन्न होगा, सड़न उत्पन्न होने से उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस पनप सकते हैं जो कि नुकसानदायक हो सकते हैं। अब अगर आज हम कोरोना के इस दौर में से गुजर रहे हैं तो भले ही हम चाइना को ब्लेम कर देते हो, या एक कहानी जो दुनिया को सुनाई जाती है कि ये फ्लैश ईटिंग से आई, तो मे भी ऐसा हो सकता है। खैर किसी ने वीडियो लगा के तो देखा नहीं और ना ही कोई कोरोना वायरस बताने क्या है, उसके बाद ना कहाँ से जन्म ली, लेकिन मुझे अपना एक ऐसा जरूर लगता है कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक छेड़छाड़ हुआ होगा। और ये प्राकृतिक छेड़छाड़ कैसे होता है, ये जाहिर सी बात है, जो हम उपयोग कर रहे हैं बड़े लेवल पर, जो प्रकृति का शोधन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ये प्रकृति का जो शोषण है ये हो सकता है कहीं ना कहीं से ये विभिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम को डिस्टरबेंस हो रहा है, इससे कहीं से उपज हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि जलचर मर रहे हैं तो इनके सड़न से कहीं कोई वायरस उत्पन्न हुआ हो, कुछ उत्पत्ति का कारण, उत्पन्न होने का कारण ये सब हो सकता है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब चूंकि जाहिर सी बात है लोगों का माइंड इधर ना जाए, इसलिए किसी एक देश की ओर घुमा दिया जाना, न्यूज चैनल्स पे केवल उस देश को दिखाना और उसी के संबंध में बात करना, दोषी बना देना, या किसी लैब के एक्सपेरिमेंट पर ही फोकस होकर चर्चा करना, इसलिए कि अमेरिका या अन्य देशों के खिलाफ जो एक आवाज बुलंद हो रहा था कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा एमिट हो रहा है, कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सारा विश्व इस दृष्टिकोण को भुला दे और सब लोग इधर ही कुछ सोचने लगे। तो काफी हद तक मैं ये समझता हूँ देयर मे बी अ रीजन ऑफ कोरोना दैट इज pollution and it may be industrial pollution और समुद्र। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है ये मैंने आपके साथ भी चर्चा की। अब अगला जो माना जाए जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषक के आधार पर कहा जाए तो कृषि में प्रयुक्त प्रदूषकों को इसमें रखा जा सकता है, पॉल्यूटेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स हैं, कवकनाशी यानी फंगीसाइड्स डाले जाते हैं, कीटनाशी इंसेक्टिसाइड्स हैं, जीवाणुनाशी बैक्टीरियल जो रेडिकल्स हैं, वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स जो फसलों को अपशिष्ट भाग हैं, वो सब कुछ। अब देखिए अभी एक आपने सुना होगा कि टिड्डे आए, टिड्डे आए तो जाहिर सी बात है फसलों को नष्ट कर देंगे, तो उन्हें नष्ट करने के लिए केमिकल्स स्प्रे करना होगा। तो एक केमिकल्स हमने स्प्रे किया और एक केमिकल्स ने टिड्डे को मार दिया, या छोटे छोटे जो क्रॉप्स को यानी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु उनको मार दिया जाता है, जैसा कि कीटनाशी, जीवाणुनाशी, कवकनाशी अभी मैंने चर्चा। अभी इन्होंने कीड़े मार दिया और फसलों को तो सेव कर दिया, लेकिन फसलों में कहीं ना कहीं इनकी जहरीली टॉक्सिक तत्वों के अंश समाहित हो जाते हैं, जो कि बाद में हमारे आपके द्वारा पूछ करने पर वो हमें नुकसान समझ सकते हैं कि ये भी कितना नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा सोर्स माना जा सकता है पोल्यूशन का, वो है नगरीय प्रदूषण यानी अर्बन पॉल्यूशन। अब विभिन्न प्रकार के आयन जो कि नगरीय सीवेज जल में उपस्थित होते हैं,
मनुष्य तथा जानवरों के मृत शरीरों से उत्पन्न फॉस्फेट, नाइट्रेट, आयरन, ये सब कुछ हो सकता है। और चौथा माने तो प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्स को भी रखा जा सकता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार। अब वल्कनिक करप्शन होता है, राख, धूल, अपेक्षे, यानी पूरा सेडिमेंट हो जाता है राख का, धूल का, जब वल्कनिक करप्शन होता है। या अपरदन से उत्पन्न अवसाद, सेडिमेंटेशन जिसे कहा जाता है, भूस्खलन, लैंड स्लाइड से मलबा निकलना, लावा का बहना ज्वालामुखी से, ये सब कुछ जो है वो प्राकृतिक प्रदूषक पॉल्यूटेंट के रूप में हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर को नुकसान। अब इस क्रम में अगर हम देखें तो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में भी हमने चर्चा की आपसे, स्रोत के आधार पर। लेकिन दूसरा देखें तो विगलनता के आधार पर अगर हम देखें तो बेसिस ऑन डिग्रेडेबिलिटी, जल के प्रदूषकों को विगलित होने वाले तथा विगलित ना होने वाले प्रदूषकों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो गलन हो जाए, जो जल में मिक्स हो जाए, विगलित हो जाए, जिन प्रदूषकों का जीवियों कारकों यथा वियोजक सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है, उन्हें जैव विघटनता प्रदूषक कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, those pollutants which are dissolved by insect microorganisms are called biodegradable। एग्जाम्पल के रूप में पौधे और जंतुओं के अवशेष आदि, यानी जल में धीरे धीरे पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। अब पौधे हैं या कुछ जीव हैं, उनके तत्व हैं, वो धीरे धीरे समुद्र में या जल में मर गए, नदियों में, तो धीरे धीरे गल के उसी में डिसॉल्व हो जाता है। तो उस ये एक इनको कहेंगे विगलित होने वाले तत्व। वियोजक सूक्ष्म जीवों द्वारा विगलित ना होने वाले प्रदूषकों को अजैविक प्रदूषक, जैसे रासायनिक तथा विषाक्त ठोस हैं जो नहीं गलते या जल में नहीं घुलते, जिसमें हम रसायनों को रखेंगे, केमिकल्स, टॉक्सिक सॉलिड मटेरियल, जिसके भी मैंने चर्चा की, इंडस्ट्रियल कॉस्ट के द्वारा निकलने वाले बहुत से ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो समुद्र में, नदियों में समाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा आधार माना जा सकता है वो पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या है? वो सोर्स जो विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं, उनकी पहचान करना, निगरानी करना, उन्हें विनियमित करना आसान होता है। उदाहरण के लिए नाली के पाइप, फैक्ट्रियां, सीवेज ट्रीटमेंट पॉइंट, तेल टैंकर आदि, यानी जहां से मेन रूप से गंदगी निकल रही है। तो जाहिर सी बात है, अपने घर से जो निकास हो रहा है गंदगी का, तो उसे हम पॉइंट सोर्स के अंतर्गत कर सकते हैं। तो फैक्ट्रियों के जो पॉइंट सोर्स हैं, उन पर कसीदा कसा जाए, उन पर जांच किया जाए, उन पॉइंट सोर्स को कहा जाए तो शुद्ध करके उनसे मटेरियल को निकाला जाए। तो इस प्रकार से भी हम प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक सोर्स होता है जो कहा जा सकता है। इसके बाद है गैर बिंदु सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। तो व्यापक प्रसार क्षेत्र वाले स्रोत या पहचानना, नियंत्रित करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए रनआउट, शहरी क्षेत्र, पार्किंग स्थल। अब कॉमनली जो हम देखते हैं, सड़क पे गंदगी कर दे रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं, पान को थूक दिए, कहीं भी जाते हुए थूकना तो आसान सा काम है, हमने कहीं थूक दिया। कोई भी है, बिस्किट खाया, रैपर फेंक दिया, बस में चल रहे हैं, मूर्ति खाए और मूर्ति के छिलके फेंक दिए, कुछ भी कहीं पर कुछ फेंक दिया, घर का खाना कचरा निकला उसे बाहर फेंक दिया, गंदगी साफ करे उसे बाहर फेंक दिया। दीज आर ऑल नॉन पॉइंट सोर्सेज। मतलब अनगिनत रूप से जो हर स्तर पे विद्यमान है, इनको भी हम सोर्सेस में गिन सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो कई अन्य सोर्सेज जैसे डोमेस्टिक इफ्लुएंस, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, इन्हें भी सोर्सेज माना जा सकता है। अब साबुन हमने लिया, कपड़े को अच्छे से साफ कर दिया, अब भाई कपड़ा साफ हो गया, कपड़ा तो साफ हो गया, पर डिटर्जेंट जिसमें ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो जल में, और पानी को हमने काफी धुल धाल के कपड़े को साफ करके फैला दिया, डिटर्जेंट को हमने नाली में बहा दिया, नाली फिर नाला में, और नाला फिर नदियों में, नदियों से समुद्र में विलीन हो गई। और फिर उसके बाद जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे, वो उनकी एक प्रकार से हमने डेथ कर दी। तो डिटर्जेंट्स कितने टॉक्सिक है, प्लास्टिक्स, ये सब, अनट्रीटेड सीवेज, ये सारी चीजें कितना नुकसान। एग्रीकल्चर रन ऑफ अभी मैंने चर्चा किया ही आपसे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की भी बात करेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो भी धीरे धीरे जो प्रदूषण फैलाता चलता है। ऑयल पोल्यूशन, तेल से अब धुआं, अब तेल आपने जलाया, कार्बन एमिशन हुआ, वो
प्रभावित हो रहा है। रिवर में डंपिंग साधारण सी बात है, नदियों में कूड़ा फेंका जाना। अभी आप देखें कि जब गणेश विसर्जन होता है तो हम गणेश जी की मूर्ति को ले जाकर शुद्ध कहाँ मानते हैं? नदियों में विलीन कर देना, विसर्जित कर देना, समुद्रों में विसर्जित कर देना। ये तो बड़ा अच्छा है, समुद्र में विसर्जित कर दिया और हाथ जोड़ लिया, लेकिन एक बड़ी मूर्ति कितनी कलर्स, कितने टॉक्सिक मटेरियल्स को लगाकर निर्मित किया गया। अब उसमें कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट हैं जो नॉन सॉल्युबल हैं, समुद्र के पानी या नदियों के पानी में नहीं घुलेंगे, विगलनशील नहीं। तो सोचिए कि ये समुद्र या नदी के पानी में जाने के बाद उसे कितना नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव प्रभाव डालेगा, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, प्रभावित हो जाएंगे। एक और चर्चा है मैरीन डंपिंग। मैरीन डंपिंग, समुद्र में कूड़ा फेंका जाना। अब आप कहेंगे कौन फेंकता है, लेकिन पूरी दुनिया फेंकती है, पूरी दुनिया समुद्र में कूड़ा फेंकती है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा, विस्मयकारी, कितना गलत बात है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जो है समुद्र में ही तो कूड़ा फेंकेगी, क्योंकि सारा कूड़ा डंप होकर कहाँ जाएगा? कचरे में डाला जाएगा, कचरा हाउस बनाया जाएगा, वहां पे आप इसको डाल देंगे, फिर वहां से रिसाइकिल होगा, जो हो सका हुआ नदियों में चला जाएगा। सरकार भी जो जितना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा रिसाइकिल होने के बाद उसे कहाँ फेंक सकते हैं? बड़े बड़े समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो लाखों लाख मिलियन टन समुद्र में कचरे हर साल काफी देश इससे डंप करते हैं। हमारा कचरा समुद्र में समाहित होता है, समुद्र में ये समाहित होते हैं, और समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो काफी बड़े तक प्रभावित होते हैं, काफी बड़े स्तर तक प्रभावित होते हैं। अभी क्या है कि यहाँ तक तो सब समझ में आता है, इंडस्ट्रीज के हमने कहा कि इंडस्ट्रीज जो है उन पर कुछ एक्शंस होना चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कल कारखाने छोटे छोटे घरों में चल रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनसे सबसे ज्यादा नुकसान। छोटे से कहा जाए तो डिटर्जेंट की फैक्ट्री घर में चल रही है, छोटा छोटा कुछ बनाने की फैक्ट्री, सामान कागज उद्योग घर में चल रहा है। ये सारे उद्योग जो छोटे छोटे हैं, ये भी तो बड़े पैमाने पर प्रदूषण के सोर्स हैं, इन पर भी तो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। थर्मल पॉल्यूशन, सम रिलीजियस सेरेमनीज, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत माना जा सकता है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल रिसर्च लैब की, ERL, जो लखनऊ में स्थित है। एज टेस्टेड प्योरिटी ऑफ वाटर, इन्होंने पानी की प्योरिटी की जांच करके इसको कैटेगराइज किया। 5 कैटेगरी का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले हम ई कैटेगरी की बात करेंगे। ई कैटेगरी का मतलब फिट फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए पानी शुद्ध है। इंडस्ट्रियल कूलिंग के पानी शुद्ध है। वेस्ट डिस्पोजल के लिए पानी शुद्ध है। ई कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी आती है, कैटेगरी डी, फिट फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड फिशेस। तो जो समुद्री जानवर हैं, समुद्री जानवर, वाइल्ड एनिमल यानी जो वन्य जीव हैं, और फिशेस, मछलियां हैं, उनके लिए डी कैटेगरी का वाटर परफेक्ट है। लेकिन आपको जरा ये जानकर हैरानी होगी, गंगा यमुना के पानी जो है वो इसी डी कैटेगरी में ERL द्वारा रखा है। यानी हम गंगा यमुना का पानी भले ही शुद्ध मानते, पवित्र मानते हैं, शुद्ध तो हम उसको नहीं रख सकते, क्योंकि जब जहां से ये उद्गमित होती है वहां ये शुद्ध रहता है, लेकिन वहां से आते आते इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे पॉल्यूटेंट्स इसमें मिक्स हो जाते हैं कि ये शुद्ध नहीं रह जाता। हम पवित्र इसको इस दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पवित्र नदियों के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसलिए हम पवित्र मान सकते। तो इन्हें पवित्र माना गया, ये पवित्र हैं, परंतु आप सोचिए जरा कि पवित्र है पर शुद्ध नहीं, क्योंकि अब हम इनका पानी सिर्फ मछलियों के पीने के लिए और वन्य जीवों के लिए, जानवरों के पीने के लिए शुद्ध मानते हैं, आम व्यक्ति के लिए पीने के लिए प्यूरिफाइड नहीं, और वो भी कैटेगरी डी में। कैटेगरी सी की बात करते हैं, फिट फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर प्यूरिफाइंग। सी कैटेगरी के अंदर उस पानी को रखा जाता है जिसे खौला करके, साफ करके, फिल्टर करके पिया जा सकता है। आप
ताजुब खाएंगे, इस समय पूरे देश के लगभग 60% वाटर जो सप्लाई हो रहा है वो सी कैटेगरी का पानी। इसका मतलब है कि बिना प्यूरिफायर लगाए हम पानी को पी नहीं सकते घरों में। सप्लाई वाटर की बात। बी कैटेगरी की बात करेंगे, फिट फॉर बाथिंग, स्विमिंग एंड एंटरटेनमेंट। और ए कैटेगरी फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब ए कैटेगरी फिट फॉर ड्रिंकिंग है और गंगा पानी डी कैटेगरी पे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब बात करते हैं जल की गुणवत्ता का निर्धारण की, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग मैंने बायो ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जिसे कहा जाता है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और खुली ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड वाटर कहा जाए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है डीओ, तथा पीएच मान के आधार पर किया जाता है। जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव की बात करेंगे और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इनसे एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं। प्रदूषित पदार्थों की अधिकता के कारण जल में खुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटती है, जिसके कारण प्लवस्क, मोलस्क और कुछ मछलियों की भी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि मछलियों की मृत्यु या प्लवस्क, मोलस्क, कुछ जो साधारण मछलियां होती हैं, इनकी मृत्यु होने का कारण क्या है? तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा का घट जाना। प्रदूषित जल से पोलियो, मियादी बुखार, डायरिया, पेचिस, इंसेफ्लाइटिस, जॉन्डिस, कंजक्टिवाइटिस आदि बीमारियां होती हैं। एस्बेस्टस रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टस नाम जानलेवा रोग होता है। प्रवाल भित्ति पर प्रदूषित जल का प्रभाव पड़ता है, इससे प्रवाल विरंजना बढ़ता है। अब आप सोचिए, प्रवाल भित्ति की बात करेंगे, ये कोरल रीफ हजारों सालों तक नहीं करती और समुद्र में ये कोरल रीफ एक प्रकार से काफी बड़ी संरचना में पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में इन पर भी ब्लीचिंग एक्शन देखा जा रहा है क्योंकि जो प्रदूषित जल समुद्र में जाकर विलीन हो रहा है, ये प्रदूषित जल समुद्र में पहुंचकर समुद्र में इन प्रवाल भित्तियों को ब्लीच कर रहा है, इनको गला रहा है, कलुषित कर रहा है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। इनसे सिंचित होने वाली सब्जियां, फसलें और फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी आदि जीवों की विविध प्रजातियों को नष्ट कर देती है। पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों के खाने से जापान में 1956 में मिनी माता बीमारी से बहुत सी जाने गई। मिनी माता बीमारी इंपॉर्टेंट है और इस पर समझिए कि कोई भी एग्जाम शायद ही हो जिसने मिनी माता बीमारी पर प्रश्न ना किया। मिनी माता रोग क्या है, मैं इस पर थोड़ा पहले चर्चा करूंगा। मिनी माता रोग एक जहरीली बीमारी है जो कि मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिसका कारण मिनी माता की खाड़ी और उसके आसपास पाई जाने वाली मछलियां और कस्तूरों यानी शेलफिश की बहुत अधिक मात्रा का उपभोग करना। मुख्य कारणात्मक एजेंट के रूप में कुछ रासायनिक पारा यौगिक का होना भी था। मिनी माता बीमारी का सर्वप्रथम पता जापान देश के कुमामोतो प्रांत के मिनी माता शहर में लगा। इसका कारण चिस्सो नाइट्रोजन कॉर्पोरेशन रासायनिक फैक्ट्री में मिथाइल पारा का रिसाव होना था। मिनी माता बीमारी से ग्रसित तकरीबन 3000 लोगों की पहचान की गई। मिनी माता बीमारी के लक्षण मांसपेशियों की कमजोरी, सुनने, देखने और बोलने में क्षति, धीरे धीरे हाथ का अशक्त महसूस करना, लकवा, कोमा इत्यादि इत्यादि। अब आप समझ सकते हैं कि मछलियों को तो इस मिथाइल पारा ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस मछलियों ने मिथाइल पारा को अपने शरीर में सीमित कर लिया और जब मनुष्यों ने इसका प्रयोग किया, मछलियों का सेवन किया, तो मिनी माता रोग कितनी बड़ी महामारी बनकर जापान में उत्पन्नित हुई। अब अगर आगे बात की जाए तो अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अधिक विषाक्त पदार्थ मिथाइल पारा में परिवर्तित हो जाता है,
जिसके कारण अंगों, होंठ, जीभ आदि संवेदन शून्य, आंखों में जलन, धुंधलापन, मानसिक विकार आदि पैदा होता है। सीसा युक्त जल से अनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी आदि प्रभाव दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अक्सर ये प्रश्न बनता है कि लेडेड यू कह सकते हैं सीसा, मर्करी रिच वाटर जो है वो, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, पानी में अगर मर्करी मिक्स हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो पानी में मर्करी अगर मिक्स हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये जो लेडेड है, ये मर्करी रिच वाटर होता है, ये काफी हद तक नुकसानदायक है क्योंकि इसमें अनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों कमजोरी महसूस होता है। ये प्रश्न पूछा गया मैच द फॉलोइंग से, मतलब इसको मैं पूछा गया है। इसके अलावा पीने योग्य जल में नाइट्रेट के अधिक से तो पीने योग्य जल में नाइट्रेट के अधिकता से बच्चों में ब्लूबेरी सिंड्रोम रोग हो जाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिससे शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चों की मौत हो जाती है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जामिनेशन कि ब्लूबेरी सिंड्रोम कैसे, किस कारण से होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की मात्रा का अधिकता से होता है। जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता हो जाती है तो ये बीमारी होती है। मैच द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लोराइड की बात करेंगे। फ्लोराइड आयन दांतों की इनेमल सतह से हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लूओएपेटाइट में परिवर्तित कर सख्त बना देती है। तो ये भी कहा जाए तो दांतों के लिए नुकसानदायक है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक मात्रा की अधिकता है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी है। अब आज देखते हैं कि आप सुनते हैं अक्सर किसी को कैंसर होगा किसी कारण से, वो व्यक्ति अगर कहा जाए तंबाकू का भी सेवन नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करता है जिससे कि नुकसान स्वास्थ्य के लिए हो, फिर भी कैंसर हो गया। इसका बहुत से कारण है। एक कारण गंगा के क्षेत्रों में भूमिगत जल में जो आर्सेनिक की मात्रा का बढ़ना है वो भी है। ऐसे बहुत से अन्य कारक हैं जो प्रदूषण के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है जिससे कैंसर होता है। अब इसे कोलिटिस रोग भी होता है। कोलिटिस रोग भी इसी भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से होती है। तो यहाँ पे मैंने आपसे चर्चा की, एक और प्रदूषण की बात करूंगा। पारायुक्त जल पीने से मछलियों में ड्रॉप्सी रोग हो जाता है, ये भी पूछा गया है कई बार। आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। एक है ब्लैक फुट की बात करने। ब्लैक फुट रोग पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा से ही होता है। जब आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लैक फुट एक रोग होता है, वो हो जाता है। औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से समुद्री जल में नाइट्रोजन की एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये सारी चीजें जो यहाँ पे मैंने आपके साथ चर्चा किया वो तो ये यहाँ पर मैंने अभी आपके साथ जो चर्चा किया वो प्रदूषण के ऊपर चर्चा है।